देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला, अपने प्रोग्राम में पहले भी ये मामला पाकिस्तान की आवाम के सामने हमने रखा था। PSO ऑयल सप्लायर कंपनियों से लेट लोडिंग की मद में आयद होने वाला 650 मिलियन रुपए का जुर्माना अभी तक वसूल नहीं कर सका है। भट्टी साहब, इमरानुल हक साहब MD जो हैं 38 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पे इन्हें तैनात किया गया, ये क्या करते रहे? फैसले की PSO पाकिस्तान की लीडिंग पब्लिक सेक्टर की ऑयल एंड गैस की ऑयल की कंपनी है, जिसको बाद में हम LNG के अंदर भी उसको बिजनेस में शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक बिजनेस के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्यूल सप्लाई के हवाले से। लेकिन हम देखते हैं कि PSO जिसके पास मार्केट का सबसे ज़्यादा शेयर था उसको बहुत से एडवांटेज हासिल थे, और जिस बुनियाद के ऊपर वो बिज़नेस करती है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब अब मार्केट से ज़बरदस्त किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान का, GMs का इस बुनियाद के ऊपर लाखों रुपए माहाना तनख्वाह के ऊपर इंतखाब करते हैं कि वो उनकी कॉम्पिटेंसी से, उनकी एक्सपीरियंस से कंपनी मज़ीद ग्रो करेगी, प्रॉफिटेबल होगी और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर वो अपनी बेहतर तरीके से सर्विस दे सकेगी। लेकिन उसके बावजूद आपने लाखों रुपए के ऊपर MDs अपॉइंट करें, सीनियर जनरल मैनेजर को अपॉइंट करें, लेकिन कंपनी का ग्राफ नीचे जाए तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। ऑडिट रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है मुख्तलिफ मामलात की जानिब जो वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई उनकी निशानदेही करते हुए। पहला मामला था PSO को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ भी एक बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होता है। जब आप टेंडर करते हैं किस अरसे के दौरान कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए, और उस अरसे से मुकर्रर एग्रीमेंट के मुताबिक आप तखीर से पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई करेगी वो आलमी कंपनी, तो एक मुआहदे के मुताबिक 25 सेंट पर मैट्रिक टन पर डे उसको डैमेजेस पे करने हैं। लाखों टन माल आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ये मजबूरी तौर के ऊपर 2014 से 2016 के दौरान 650 मिलियन रुपए को 14 कंपनी के ऊपर, 14 सप्लायर्स के ऊपर ये जुर्माना आयद किया गया, जिसके अंदर गनवर जैसा बड़ा सप्लायर भी शामिल था। लेकिन होती साहब, हैरान कुन तौर के ऊपर 650 मिलियन रुपए, इनके 65 करोड़ रुपए जुर्माना PSO वसूल करने में नाकाम रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब हमने और पहले से हवाले से हमने कुछ मामला रिपोर्ट किए, स्पेशली एक 20 अरब रुपए का स्कैंडल है जिसकी नैब इंक्वायरी कर रहा है। वो मामला ये था कि माल पहुंच गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कराची पहुंच गई, लेकिन PSO मुकर्रर वक्त के ऊपर उनको ऑफलोड नहीं करवा सका, तो PSO के ऊपर डैमेजेस उन्होंने आयद किए, पेनल्टी इंपोज की। PSO को वो रकम पे करना पड़ी, यानी कि कोई और कंपनी जब PSO के ऊपर जुर्माना आयद करती है तो PSO को पे करना पड़ता है। वो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। जहां पर PSO ने जुर्माना किसी और कंपनी पर करना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, वो रिकवर करने में हम नाकाम रहते हैं। यहां पर ऑडिट ने सारा इस मामले का जायजा लिया, वहां पर 3 उज़र पेश किए गए PSO की जानिब से, लेकिन ऑडिट ने उन उज़र को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये उन मुतल्लिका अफसरान की गफलत की वजह से उनका फॉल्ट है कि वो ये रिकवरी नहीं कर सके और ये कौमी खजाने का नुकसान है। तो ऑडिट ने उन तमाम लोगों के ऊपर जो इस गलती के मुर्तकिब हुए हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करने की सिफारिश की है, और उसके साथ साथ ये रिकवरी करने की भी सिफारिश की इन सप्लायर के साथ। उसके बाद दूसरा बड़ा एक मामला था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी साहब ने शेख इमरानुल हक को, जो कि एंग्रो LNG कंपनी के अंदर वो बतौर MD खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उनको उन्होंने आउट ऑफ द वे अपॉइंट करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की, एडवर्टीजमेंट तब्दील करवाई गई, उनको अपॉइंट किया गया। 37 लाख तनख्वाह थी जो तमाम दीगर मराद मिलाकर 50 लाख रुपए से ज़्यादा बनती है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और नैब के हवाले भी तहकीकात की जा चुकी हैं। उस सारे प्रोसेस को भी ऑडिट ने खिलाफ ज़ाब्ता डिक्लेयर किया है। 61 मिलियन रुपए वो कहते हैं कि गलत पे हुए हैं, उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, और उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की पॉलिसी का हवाला दिया गया है इसकी जानिब से, ऑडिट की जानिब से, कि उनकी तकरीर 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो नहीं सकती थी, आपने 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। और दूसरा बड़ा मामला, जब फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनकी तकरीर की मंजूरी हासिल की थी, उनकी उस शराइत में ये शामिल था कि उनके पर्स एंड प्रिविलेजेस और दीगर जो बरात है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से उसकी अप्रूवल ली जाएगी। होती साहब, तनख्वाह और दीगर जो मामलात की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अप्रूवल ली जाएगी।
लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जब ऑडिट ने तमाम रिकॉर्ड खंगाला तो उनकी इस लाखों रुपए तनख्वाह और मराहत की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अप्रूवल ली ही नहीं गई। किन से अप्रूवल ली गई? उस वक्त जिन साहब के पास एक्टिंग एमडी का चार्ज था, यकूब स्टार साहब, वो खुद भी एंग्रो से ही आए थे। उनसे वो जो कागजी रस्मी कार्रवाई थी, उन तमाम उस भारी तनख्वाह और मराहत की मंजूरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बजाय उस वक्त के एक्टिंग एमडी से ली गई। ऑडिट ने उसको भी खिलाफ ज़ाब्ता डिक्लेयर दिए। उसके साथ पीएसओ के अंदर एक बहुत बड़ी इस वक्त होती साहब वहां पर अफसरान के अंदर एक हौसला शिकनी की फिजा पैदा हो चुकी है। वजह यह है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान कुछ ऐसे अफसरान को आला ओहदों के ऊपर तैनात किया गया, जीएम, सीनियर जीएम लेवल के ऊपर, डिप्टी एमडी के लेवल के ऊपर, जिनकी तनख्वाहें 15-15 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई। और वो पीएसओ के अंदर मौजूद लोग जो 20-25 साल, 26 साल, 28 साल जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो जीएम के ओहदे तक पहुंच चुके हैं, उनके ऊपर 5 लाख तक का मैक्सिमम स्लैब है, आप आगे नहीं जा सकते। वो लोग जो इस पूरे सेक्टर को समझते थे, जो ऑयल एंड गैस, ऑयल सेक्टर के साथ वाबस्ता थे, उनको आपने डिस्करेज किया, बाकी लोगों को आपने इनकरेज किया। अब उसके नतीजे में वो लोग जो सारे पीएसओ की बैकबोन है, वो काम करने को उस तरीके से तैयार दिखाई नहीं देते कि इसलिए कि आप ऊपर से बाहर से लोग लेके आएंगे, उनको आप इंसेंटिव देंगे, जो दिन रात एक करके खून पसीना एक करते हैं आपके लिए, आपकी कंपनी को आगे रन करने के लिए, उनको आप डिस्करेज करते हैं। उस मामले की भी निशानदेही की गई, किस तरीके के साथ इजाफी तनख्वाहों के ऊपर लोगों को अपॉइंट किया गया। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला कि पीएसओ एलएनजी के शोबे में दाखिल हुआ, कि गैस के जुमरे में आता है। पीएसओ ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्ट 1974 के तहत काम करता है, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फरोख्त कर सकता है। तो पीएसओ एलएनजी की फरोख्त के बिजनेस में आने का मजाज नहीं था कानूनी तौर के ऊपर, लेकिन ये ऑडिट ने एतराज आयद किए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने ईसीसी में जाकर आरएलएनजी को भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दर्जा दिलवा दिया था, लेकिन ऑडिट ने उस पॉइंट को भी एतराज आयद किया। उसके साथ ऑडिट की जानिब से ये एतराज भी आयद किया गया है कि इमरानुल हक साहब जब एमडी अपॉइंट नहीं हुए थे, तो उससे पहले एलएनजी के बिजनेस में पीएसओ ने मुनाफा कमाया। जब जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई 2016 के अंदर, जब एलएनजी का काम शुरू हुआ, मजीद आगे बढ़ा, तो एलएनजी की दरामद में पीएसओ को 118 मिलियन रुपए, यानी कि 11 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उसके साथ वो ये कहते हैं ऑडिट की जानिब से कि एक वाइट ऑयल पाइपलाइन है, उसकी मुरम्मत के लिए एक प्राइवेट कंपनी को खिलाफ ज़ाब्ता 300 मिलियन रुपए, यानी 30 करोड़ रुपए की अदायगी, एडवांस अदायगी की गई। और उसके साथ साथ फिर पाइपलाइन की मुरम्मत में ताखीर हुई, जिसके नतीजे में पीएसओ को 724 मिलियन रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, बल्कि आला ओहदों के ऊपर जिन अफसरान को तकर्रर किया गया था, उन्हें खिलाफ कानून 844 मिलियन रुपए के बोनसेस भी दिए गए। ये वो सारी सूरत हाल थी पीएसओ की, जो कि ऑडिट ने तफसीली इसको सारे मामले का जायजा लिया है। जिम्मेदारान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की सिफारिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपने मार्केट से हायर सैलरी के ऊपर लोग भर्ती किए, अच्छी बात है, लेकिन पीएसओ की परफॉर्मेंस क्या है? सर्कुलर डेट पीएसओ का रिकवरी आप नहीं कर पाए। सर्कुलर डेट 300 अरब से बढ़कर 330 अरब तक तजावुर किया। एलसीज आप लेट पर खोल रहे हैं, बैंकों के कर्जों के बोझ तले आप दबे हुए हैं, शेयर वैल्यू आपकी कम हो गई। तो फिर इतने लाखों रुपए माहाना तनख्वाहों के ऊपर भर्तियों करने का फायदा क्या हुआ? भट्टी साहब, ये जो जब भी कोई हुकूमत नई ऐसी आती है जो कहती है कि मैं पिछला हिसाब लूंगा या लूंगी, तो वो 2 काम करती है। एक काम वो ये करती है कि गुज़िश्ता जितने भी सरबराह होते हैं टेक्निकल महकमों के, उनसे एक रिपोर्ट लेती है कि हुआ क्या है। दूसरा, एक अच्छा वकील मुकर्रर करती है जो उस कहानी को पकड़कर कोर्ट में जाकर उस पर केस चलाता है। उसमें होती हैं रिकवरीज। ये हुआ है, ऐसा काम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है। ये सिंगापुर में हुआ है, कोरिया में हुआ है, ये जापान में भी हुआ है कि नई हुकूमत आई, उसने टेक्निकली काम लिया, सियासतदानों के साथ नहीं छेड़छाड़ी की। पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेट से पूछा, क्योंकि सियासतदानों की कहानियां ब्यूरोक्रेट्स को मालूम होती हैं। सियासतदान बगैर ब्यूरोक्रेट के कोई हरकत कर ही नहीं सकता। अब आपकी कहानी से तो यह पता चलता है कि ब्यूरोक्रेट बजाय खुद करते रहे, अपने तौर पर काम करते रहे। सिर्फ उन्होंने ब्लैंकेट एक हासिल किया, कवर हासिल किया कि ईसीसी में जाके एलएनजी को या आरएलएनजी को उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट करार दे दिया। ये जो है, ये करते तो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या इस हुकूमत ने इन सारे टेक्निकल, यानी बिजली, गैस, आरएलएनजी वगैरह, पेट्रोलियम, इनके सरबराहों को बुलाकर उनसे पूछा है कि भी पूरी लिस्ट दो ताकि रिकवरीज भी हों और हम जराइम पर उनके खिलाफ
कोई लॉ फिक्स कर सकें, कोई ऐसा काम हुआ है अभी तक? देखिए, ये गवर्नमेंट के नॉलेज में है और इस हवाले से कुछ चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, कुछ केसेस नैब को भिजवाने पर गौर किया जा रहा है और फोकस ज़रूर मौजूद है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद हमें देखने का मौका भी मिलेगा कि गुज़श्ता दवार में जो बेज़ाब्तियाँ हुई ना सिर्फ उनकी तहकीकात की जाए बल्कि रिकवरीज भी की जाए। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए है कि PSO के बिजनेस के अंदर आलमी कंपनियां इस बिजनेस में एंगेज रही हैं PSO के साथ। जब उनसे जो मुकर्रर वक्त पर रिकवरी आपने करनी थी आप नहीं कर पाए, अब आप रिकवरी करने जाते हैं या किसी इंटरनेशनल कोर्ट में आप आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। हमारी जो लीगल टीम जाती हैं बाहर केस को डिफेंड करने के लिए, जो बाहर से लीगल टीम की सर्विसेज ली जाती हैं, हमारी सक्सेस रेशो बहुत कम है। अल्टीमेटली और नुकसान होता है, कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, TADA दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट एंड ऑफ द डे हम केस भी हार जाते हैं। ठीक है बड़ी साहब, देखते हैं ये जो बड़े बड़े केसेस हैं ये नैब के पास जाते हैं क्या? पंजाब हुकूमत ने 19 अरब रुपए की लागत से लैपटॉप स्कीम शुरू की। स्टूडेंट्स में लैपटॉप बांटे गए, मुबैना तौर पर इसमें करप्शन हुई। मार्च में इंक्वायरी का आगाज किया नैब ने, अब इसकी तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। अनवर सुमरा साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। सुमरा साहब, मरकजी किरदार कौन है और साइड कैरेक्टर्स इस कहानी में कौन है? ये बस अब बात यह है कि 2011 में उस वक़्त की जो पंजाब हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ की, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सूबे के ज़हीन, मेहनती और पोजीशन होल्डर जो तलबा व तालबात हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। और लैपटॉप जो है उसके लिए उन्होंने 11 अरब रुपए से 4 स्कीमें जारी की, 19 अरब रुपए से 4 स्कीमें जारी की गई। पहले साल 1,10,000 लैपटॉप जो है वो 4 अरब रुपए से ख़रीदे गए। फिर अगले साल जो है 1 लाख लैपटॉप ख़रीदा गया 4 अरब से। फिर तीसरी स्कीम में 1 लाख लैपटॉप जो है 4 अरब से ख़रीदा गया। आखिरी स्कीम जो इन्होंने 2017-18 में दी उसमें 1,15,000 लैपटॉप जो है वो 7 अरब रुपए की मालियत से ख़रीदे गए। जो पहले लैपटॉप थे 3 स्कीमों के वो 39,000 रुपये फ़ी लैपटॉप ख़रीदा गया और आखिरी जो है वो 63,000 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदा गया। जब ये लैपटॉप ख़रीदा गया तो इस लैपटॉप की ख़रीदारी के लिए जब टेंडर देना था उसमें स्पेसिफ़िकेशन जो थी वो रखी गई कि ये इस मॉडल का लैपटॉप होगा, ये इसकी स्पेक्स होगी और ये जो है इसका टेंडर जब हुआ तो वो टेंडर के ज़रिए ये ख़रीद ले गए। ख़रीदने के बाद अब सूरत हाल ये है कि मार्च में नैब को कुछ शिकायत मिली कि ये जो लैपटॉप ख़रीदे गए हैं, एक तो इनके पीछे सियासी बैकग्राउंड था कि उस वक़्त इमरान खान जो है 2013 के इलेक्शन से पहले बहुत पॉपुलैरिटी ले रहा था। उस पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए इन्होंने बिल्कुल उजलत में ये स्कीम जो है इसको कंसीव किया और ये स्कीम शुरू कर दी। प्रोक्योरमेंट के बाद जो है जब शिकायत नैब को पहुंची तो तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि एक तो लैपटॉप की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसमें मुबैना करप्शन की गई है। दूसरा, जिस स्पेक्स के ऊपर ये टेंडर किया गया था उससे कमतर स्पेक्स पर खसूसियात के लैपटॉप जो ख़रीदे गए जो स्टूडेंट्स में तकसीम किए गए। अब इंक्वायरी होते होते ये पता चला कि ये लैपटॉप जो ख़रीदे गए हैं 19 अरब में 4,25,000 लैपटॉप जो तलबा व तालबात को देने के लिए ख़रीदे गए, इनकी कीमत और इनकी स्पेक्स की हतमी मंजूरी उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने दी थी और उनके कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर ये लैपटॉप ख़रीदे गए थे। और इस हवाले से जब इंक्वायरी हुई तो महकमा तालीम ने तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। नैब अब इस इंक्वायरी के आखिरी मराहल में है और ज़राए का कहना है कि इस लैपटॉप की ख़रीदारी में जिन कंपनीज़ ने ये लैपटॉप सप्लाई किए थे, एक तो उनको फेवर किया गया, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ वे दिया गया। दूसरे, ख़रीदे गए लैपटॉप की स्पेक्स जो हैं वो टेंडर में दिए गए लैपटॉप जो हैं, जो स्पेक्स हैं उनसे मैच नहीं करती, बहुत कम हैं और ये महंगे ख़रीदे गए। और अल्टीमेटली क्योंकि इसकी ख़रीदारी की जो मंजूरी थी वो वज़ीर आला पंजाब उस वक़्त के जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने दी थी। अब ज़राए का कहना है कि इब्तदाई इंक्वायरी तो मुकम्मल होगी, तमाम रिकॉर्ड की छानबीन भी हो चुकी है और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि ये उस वक्त मेला फ़ायदी थी इसके पीछे। एक तो सियासी फ़ायदा लेने के लिए था, दूसरा कुछ फर्मों को नवाजा गया इसमें और उन फर्मों ने, क्योंकि एक लैपटॉप जो है अगर 39,000 रुपये का ख़रीदा जाता है तो बहुत बड़ी रकम 4 अरब रुपये का ख़जाने से जाता है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उस वक्त बल्कि एक दोस्त मेरे थे, उन्होंने भी इस स्कीम में हिस्सा लिया था। उन्होंने मुझे
मुझे ईमेल किया था कि मैं 27,000 रुपये में ये लैपटॉप देने के लिए तैयार हूँ, जबकि गवर्नमेंट बज़िद है कि उन्होंने 39,000 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदना है। अब नैब ज़राए का ये कहना है कि इसकी इब्तदाई इंक्वायरी हो चुकी है, इसकी फैक्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इस पर रेगुलर तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब को समन किया जाएगा, उनको सवालनामा जारी किया जाएगा, क्योंकि नैब अपने बोर्ड में ये रखेगा केस। उसके बाद क्योंकि नैब साबका वज़ीर आला पंजाब ऑलरेडी नैब की तहवील में है आशियाना स्कैंडल स्कीम में। इसके अलावा वो साफ पानी के 4 अरब की जो तहकीकात उसका सामना भी कर रहे हैं। अब लैपटॉप का केस जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है। स्टोरी के मुताबिक जो स्पेक्स की मंजूरी थी वो साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, लेकिन इस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किस इदारे ने किया था? और जिस इदारे ने प्रोक्योरमेंट के लिए हवाले से टेंडर किया, कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया और टेंडर अवार्ड किया, क्या उस इदारे के अफसरान और उसके सरबराह को भी इसके अंदर शामिल तफ्तीश किया गया है? जी भट्टी साहब, बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने ये लैपटॉप ख़रीदने के लिए एक IT लैब प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो थे जावेद असलम साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ के साथ भी रह चुके हैं, उनको उसका सरबराह लगाया गया था। उनके नीचे एक ब्यूरोक्रेट जोदत अयाज साहब को लगाया गया था, जिन्होंने 2 स्कीमों की प्रोक्योरमेंट की थी। अब उनको भी नैब ने बुलाया है। ज़राए का कहना है कि जोदत अयाज ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है कि ये मेरे इल्म में नहीं है, वज़ीर आला पंजाब जो उस वक्त के थे उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी और इन स्पेक्स की जो मंजूरी दी थी हमने वही ख़रीदे हैं। और जावेद असलम साहब से भी बयान लिया गया है। इसके अलावा उस वक्त जो सेक्रेटरी स्कूल थे असलम कंबो साहब, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। बाकी जो 2 स्कीमें थीं, जिनमें तीसरी स्कीम थी और चौथी स्कीम थी, उनके लैपटॉप जो हैं उस वक्त महकमा तालीम ने ख़रीदे थे। उनके सेक्रेटरीज जो हैं वो अब्दुल्ला सुंबल साहब थे और कैप्टन नसीम नवाज साहब थे। उनको भी ज़राए का कहना है कि बुलाया जा रहा है, उनकी स्टेटमेंट भी ली जा रही है। और ये क्योंकि ये जो स्कैम है इसमें फैक्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये जो लैपटॉप ख़रीदे गए इसमें एक तो इन्होंने लैपटॉप के ज़रिए सियासी फ़ायदा लिया। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं, इन लैपटॉप की ख़रीदारी के बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे तो उस वक्त पंजाब में नोटिफिकेशन के ज़रिए सादगी मुहिम का अजरा किया गया था, लेकिन इन लैपटॉप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्वायरी अब मुकम्मल कर ली गई है। अब देखते हैं एक और केस शरीफ साहब के लिए बज़ाहिर लग रहा है कि आन खड़ा है। मोती साहब, बलोचिस्तान में पानी का मसला 20 बरस बीत गए, ये बहरान हल नहीं हो पा रहा, वजह? देखें, ये बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में मालूम है कि पानी के मसले पर बाहर के मुल्कों ने हमारे साथ मदद की है और उसको सही तरह अवाम तक पहुंचाया नहीं गया कि भाई यहाँ पानी के मसले पर फ्रांस और जापान ने हमारे साथ बहुत मदद की है, लेकिन वो मदद का यहाँ पर बताया क्यों नहीं गया? इसलिए कि उसमें भी करप्शन कर दी गई। वो ये कि फ्रांस और जापान ने हमें मशीन दी, बलूचिस्तान के लिए मशीनें दी और कहते इस पे ट्यूबवेल बनाए, रिग्स जिन्हें कहते हैं, इस पे ट्यूबवेल बनाए और ये जो ट्यूबवेल हैं इससे पानी दें और इससे मसला हल करें पानी का। चूंकि वो मशीनें मुफ्त थी इसलिए ये बताया ही नहीं गया कि ये मशीनें आई हैं, हम इससे पानी निकाल रहे हैं। वो मशीनें मुफ्त थी, इससे एक गुस्सा भी आया वो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को कि ये मशीनें हमने खरीदी ही नहीं, इसमें हमें कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए ये काम। तो वो जो थोड़ा बहुत मशीनों को इस्तेमाल करना था कर लिया। 800 मुलाजिमीन रखे उनके लिए। ये हमारे रिपोर्टर ने ये वाली साइड जो है कोयटा से पहले रिपोर्ट कर दी कि 800 मुलाजिमीन हैं और ट्यूबवेल के, और वो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, अफसरों के घरों में काम कर रहे हैं। वहां से मैंने स्टोरी को पकड़ा कि ये असल मामला क्या है। वो जो मशीनें थी वो मुफ्त आई थी यहाँ पे उनको। अब वो मशीनें पड़ी हुई हैं, उनको जंग लग चुके हैं, खराब हो चुकी हैं, उनकी रिपेयर शिपेयर भी कोई नहीं हुई। मतलब है कि उसमें उनको मिला कुछ नहीं, तो लिहाजा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो मशीनों के पुर्जे खरीद रहे हैं और वो पुर्जे जो हैं वो तकरीबन इधर 25-30 करोड़ रुपए का टांका एक और लगाना चाहते हैं। यानी कि पहले टांका नहीं लगा, अब टांका लगाने से। ये टांका लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा उन्हें। कैसे कि मशीनें खराब पड़ी हैं, उसकी पिक्चर्स जा चुकी हैं प्लानिंग कमीशन में कि ये मशीनें हैं। अब प्लानिंग कमीशन ने क्या किया है, प्लानिंग कमीशन ने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी। उन्होंने उसकी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं देखी कि ये मशीनें तो वहां से आई थी। इसके लिए तो जैसे ये मशीनें आई हैं, जायका से कहा जा सकता है कि भाई आप ये जो मशीनें हैं इसके पुर्जे भी हमें दे दें, तो वो दे देंगे।
वो इतनी महंगी मशीनें दी हैं तो 25-30 करोड़ रुपए दे देंगे वो। लेकिन इन्होंने उस पे क्या करना शुरू किया है कि उस पे एक डील करना शुरू कर दी है, बजाय इसके कि इसका टेंडर हो। अब एक डील की जा रही है मुख्तलिफ जगहों से। और वो डील कैसे की जा रही है, ये नहीं कि इकट्ठी मशीनें लेनी है, इकट्ठे पुर्जे लेने, इधर से पुर्जे लिए, उसका इंडेंट किया, उसमें से पैसे रखे, दूसरी लिए, एक मुसलसल सिलसिला इसका शुरू करने वाले हैं। पानी है नहीं वहां। इन पुर्जों से जो कि इस अंदाज से खरीदे जाएंगे, ये टेक्निकल बात है। और ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे टांके रोजाना लगा रहे हैं पाकिस्तान की मैशत को। ये पाकिस्तान की मैशत बैठी इस वजह से है कि इसको बड़े बड़े रकूम चोरी होने की वजह से नहीं बैठी, ये बड़ी बड़ी रकूम आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल तरीके से चोरी करने से ये मैशत बैठी है। और उसका पता नहीं चला, रिपोर्टिंग नहीं हुई, और उस पर नैब के पास अब जितने केस हैं, इसको 10,000 से दरब दे दो। ये इतने केस हैं पाकिस्तान में, अगर ऐसे केसेस पकड़ लिए जाएं। FIA के पास जो केसेस हैं उसको भी 10,000 से दरब दे लो। ऐसे केसेस मौजूद हैं, क्यों नहीं उसके पीछे जाते? ये टेक्निकल काम है। मैं यहाँ ये अर्ज करता रहता हूँ ना कि नैब के पास मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं है कि आपने मॉनिटरिंग करनी है। ये मॉनिटरिंग में आता है कि अभी मॉनिटरिंग करो कि प्लानिंग कमीशन के पास जो सूबों से डिमांड आई है, किस किस चीज के लिए आई है, उसकी हिस्ट्री देखो कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये डिमांड क्यों आ रही है। और डिमांड की हिस्ट्री इसकी नहीं देखी जा रही। अब क्या होगा, 25-30 करोड़ रुपए अगर हो गए और दे दिए गए तो वो एक आध ब्यूरोक्रेट और एक आध वजीर की उसकी दाढ़ जो है वो गर्म हो जाएगी उससे। फिर एक और मुतालबा आएगा। ये जो मुतालबा है इसको इसी वक्त रोक देना चाहिए। ये प्लानिंग कमीशन में टेक्निकल अफसरान जो हैं उन्होंने अभी तक अपने बड़े अफसरों को रिपोर्ट नहीं दी कि ये एक फ्रॉड है। ठीक है, ठीक है। होती साहब, एक ब्रेक पे भी हमें जाना है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है बलूचिस्तान की, क्या ये पानी के मसले को, आपने गवादर का मसला भी रिपोर्ट किया, बाकी मसाइल भी आपने रिपोर्ट किए, उसके बाद कुछ संजीदगी का इजहार किया गया? जी हाँ, संजीदगी का इजहार तो किया है, लेकिन इस पर हम एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। मैंने अपने सोर्सेज को कहा हुआ है कि मुझे पूरी रिपोर्ट दो कि हो क्या रहा है। हो रहा है लेकिन डिले हो रहा है। देखिए ना, अभी हमने आपके मसले में कहा, आपकी रिपोर्ट पे, कि यहाँ पे डिले हो रहा है बहुत ज्यादा, कि ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर उनसे लिस्टें नहीं बनाई जा रही। वहां भी ये हो रहा है, डिले हो रहा है। सब एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरीद साहब, ये बल्दिया उज़्मा कराची पहली समाही में जो रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट करना था, 95 करोड़ रुपए खसारा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, मेयर कराची लंबे अरसे तक फंड्स ना होने का रोना रोते रहे। सफाई का मामला हो, पानी का मसला हो, वो एक ही बात कहते थे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ये पैसे जो खुद उन्होंने कलेक्ट करने थे, इसमें इतना बड़ा खसारा, कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, इसी ऐसा ही है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी KMC ने अपने पहले रवा साल के माली बजट के पहले तिमाही में ही 95 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। गुज़िश्ता साल पहली तिमाही में 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद KMC पे बड़ी इस पर शोर उठा था कि ये मामला क्या है। जिस पर KMC के हमने हुकाम से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अभी अपने चार्ज लिया है और हम ये सारा बजट जो है, ये सारे मामला जो है पीछे से ख़राब चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये इन्होंने दूसरा बजट इन्होंने खुद पेश किया था, जिसमें इनका कहना था कि हमने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया है और इस साल हमारे तमाम अफसरान जो है रेवेन्यू टारगेट पूरा कर लेंगे। लेकिन जब रेवेन्यू की ये शीट हमारे सामने आई है तो उसमें हमें देखा कि रेवेन्यू की मद में जो पहली तिमाही में इन्होंने अपना टारगेट पूरा रखा था 1 अरब 19 करोड़ रुपये, उसमें से सिर्फ 23 करोड़ रुपये रेवेन्यू हासिल हो सका, जो बहुत ही हैरत अंगेज़ है। क्योंकि जो महकमे KMC के लिए रेवेन्यू जमा करने वाले महकमे हैं, वो शहर से मुकम्मल तौर पे तमाम टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स KMC के खाते में जमा नहीं होता, जिसकी निशानदेही हम मुतादिद मरतबा हुक्काम से कर चुके हैं। म्यूनसिपल का जो कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर साहब से भी हमने मुतादिद मरतबा बात की कि आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा गिर रही है, आपको तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपये का शॉर्टफॉल है हर महीने, ये आप कैसे पूरा करेंगे, रेवेन्यू सही करें अपना। उनको मुतादिद मरतबा हमने निशानदेही की, जिसके बाद उन्होंने
कई इजलास अफसरान के साथ तलब किए और अफसरान को इस बात का पाबंद किया कि वो रेवेन्यू में इजाफा करें, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अफसरान केएमसी के रेवेन्यू में इजाफा करने के बजाय ज़ाती इजाफे में रेवेन्यू में इजाफे की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। केएमसी का महकमा लैंड केएमसी जो कि पूरे कराची में केएमसी की जो ज़मीन है उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का पाबंद है। हैरत अंगेज तौर पर उसने अपनी रेवेन्यू का सिर्फ 7% कलेक्ट किया है, बाकी पैसे कहाँ चले गए? 32 करोड़ रुपए का उनका टारगेट था, 2 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं। इसी तरह महकमा इनका चार्ज पार्किंग है, जिसने पूरे शहर में पार्किंग का एक अज़्दाम है, मतलब आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, चार्ज पार्किंग सारे शहर में चार्ज पार्किंग बनी हुई है। उसका रेवेन्यू टारगेट था, उसने भी अपनी रेवेन्यू टारगेट में 7-8% जमा किया है। उसका रेवेन्यू मैं आपको बता देता हूँ कि जो चार्ज पार्किंग है इनका टारगेट जो था इसमें इस साल पहली तिमाही का 75 लाख रुपए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 34% अपना रेवेन्यू टारगेट जमा कराया। 2 करोड़ 17 लाख रुपए के टारगेट में से 75 लाख रुपए से वो जमा कर सके, जबकि पूरे शहर में चार्ज पार्किंग लगी हुई है। इसी तरह महकमा बचत बाजार है, इनका E&IP है, E&IP का महकमा है बचत बाजार। उस शहर में 300 से ज़्यादा बचत बाजार लगते हैं। हैरत की बात है कि उन्होंने उनका टारगेट जो था उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए जमा कराए। 2% कुछ भी नहीं होता। एक अफसर जो केएमसी में लगता है वो माहाना 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत देता है ऊपर, जबकि उसकी खुद की आमदनी जो है 10 से 12 लाख रुपए है। इसी तरह MUCT में आ जाए, MUCT का टारगेट 1 अरब रुपए था, लेकिन वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए जमा कर सके। ये सारी मामला जो है केएमसी के लिए बड़े संगीन बुरहान के माली बुरहान की निशानदेही कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि अफसरान बदतरीन करप्शन में मुलव्विस हैं। अफसरान म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से हमारी जब बात होती है वो यही कहते हैं कि हुकूमत सिंध उनसे ताउन नहीं कर रही। भाई हुकूमत सिंध ताउन नहीं कर रही है। आपका जो अपना रेवेन्यू का टारगेट जो आपने खुद रखा है, आपका बजट है इस साल का 4 अरब रुपए, पहली तिमाही में आपने 1 करोड़ 19 लाख रुपए करना थे। आपके अफसरान 23 करोड़ रुपए देते हैं करके वो केएमसी के रेवेन्यू में जमा कराए। बाकी रेवेन्यू किधर जा रहा है? आपको जो इतने पैसे आप उठा रहे हैं, कच्ची आबादी से पैसे उठा रहे हैं, आप चाय पार्किंग से पैसे उठा रहे हैं, आप लैंड डिपार्टमेंट से पैसे उठा रहे हैं, आप हेल्थ से पैसे उठा रहे हैं। कराची के जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें योमिया कई हज़ार मरीज आते हैं जिनसे 10 रुपए पर्ची के कटाए जाते हैं। वो पैसे किधर गए? अगर वो पैसे ही जमा करा दिए जाएं तो आपका बजट खसारा कम हो सकता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी बड़ी वजह जो है बरसों से ये अफसरान जो बैठे हुए हैं सियासी बुनियादों पर केएमसी के अहम रेवेन्यू हासिल करने वाले महकमों में, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा ये महकमा कभी भी सही नहीं हो सकता। केएमसी के अफसरान का खुद ये कहना है कि भाई ये अफसरान जो है निहायत करप्ट अफसरान है। ये केएमसी से किसी सूरत, महकमा वेटनरी की मिसाल ले लें, महकमा वेटनरी ने सिर्फ 2 लाख रुपए 2% का अपना रेवेन्यू हदफ पूरा किया है। शहर के जो मजबा खाने हैं उनमें रोजाना 1000 से लेकर 1500 तक जानवर ज़िबा होते हैं। 150 रुपए उसकी फीस है। 3000 से ज्यादा यहाँ पर मुर्गी की दुकानें हैं और 5000 से ज्यादा गोश्त की दुकानें। 500 रुपए उनकी लाइसेंस फीस है। जैसा कि आपने बताया कि एक तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर बहुत बड़े शॉर्टफॉल का सामना है इनको, लेकिन जब अफसरान को तैनात करेंगे कि एक मखसूस रेट अदा करने के बाद अपॉइंट होंगे तो फिर यकीनी तौर के ऊपर रिकवरी का वो टारगेट नहीं देंगे। तो ये वज़ीर बल्दियात या मुतलका अथॉरिटीज़ इस बात की जानिब क्यों तवज्जो नहीं देती कि मेरिट के ऊपर आप लोगों का तकर्रुर करें? और सालों से अगर ये सिलसिला चल रहा है कि इंडिविजुअल के पॉकेट में ये पैसे जा रहे हैं तो कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं है वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर जब बल्दियाती इंतखाबात के बाद से बड़ी एक रस्सा कशी है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले 10 साल तक हुकूमत सिंध जो है बल्दियाती उमूर देख रही थी। 10 साल के अरसे में हुकूमत सिंध ने जिन अफसरान को यहाँ पर तैनात किया और उनको बेलगाम छोड़ा, जिसका ये खुमियाजा आज ये भुगत रहे हैं। हुकूमत सिंध ने अपने ही मामला तय कर लिए। अफसरान थे हुकूमत सिंध के पास जब बल्दियाती इदारे थे तो सेक्रेटरी बल्दियात जो थे अली अहमद लुन साहब ने यहाँ पर एक करप्शन का बाजार गर्म किया और अफसरान से 10 लाख 15 लाख और 20 लाख रुपए ले लेके उनकी पोस्टिंगें की। अली अहमद लुन साहब पे मुख्तलिफ अभी केसेस चल रहे हैं नैब के और वो छुपे हुए। इसके बाद जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हमें उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। यही वो अफसरान है। मेयर कराची से जब हमारी बात होती है ये अफसरान करप्ट है, इसको हटाएं, वो बोलते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। हुकूमत सिंध से जब बात की जाती है बोलते हैं ये मेयर का मामला है। अब इस दोनों के लड़ाई के अंदर शहर का बहुत नुकसान हो रहा है, इदारे का बहुत नुकसान हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है इनकी तनख्वाहों की मद में। मुलाजमीन इनके रूल रहे तनख्वाहों के लिए, पहली की बजाय उनको 25 तारीख को तनख्वाह मिलती है, किसी को 20 तारीख को तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये अफसरान जिनको हटाना निहायत ज़रूरी हो गया है। महकमा वेटनरी, महकमा बचत बाजार, ये एक ऐसा नासूर है इनके ऊपर, ऐसे करप्ट अफसरान है। आप यकीन करेंगे कि केएमसी के अफसरान अपनी फैमिली जानना चाहेंगे ये सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जब ये मंजूर हुआ उस वक्त एमक्यूएम ने छोटा मोटा एहतजाज भी किया, लेकिन उस वक्त एमक्यूएम इस कैपेसिटी में थी कि उनके एक इशारे पे शहर बंद हो जाता था। वो एहतजाज हमें देखने को मिला नहीं। अब
प्रोटोकॉल इक़्तिदार तो दोनों पार्टीज इंजॉय कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कन्फ्यूजन KMC के इख्तियारात की, फिर अफसरान की तब्दीली के इख्तियारात की, क्या इसके लिए अब कोई पॉलिसी बनेगी? MQM हुकूमत पे ये जोर दे रही है कि दोबारा से लेजिस्लेशन की जाए? जी बिल्कुल, हुकूमत जो क्या बल्दियात की मुंतखब नुमाइंदे मेयर कराची समेत हुकूमत पे ये जोर डाल लें कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें मेयर बाइख्तियार हो। लेकिन आपने जो 2013 के एक्ट की बात की, MQM की मौजूदगी में वो एक्ट बना, MQM उस वक्त मौजूद थी असेंबली के अंदर, ख्वाजा इजहार अपोजिशन लीडर थे, ये दोनों की मिली भगत से ये एक्ट मंजूर हुआ। ये कहते हैं कि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अपोजिशन लीडर आपका था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके वक्त में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील कर दी गई। KDA, मास्टर प्लान, SBCA, ये सब KMC शहरी हुकूमत के दौर में KMC के मातहत काम करते थे। इन्हीं की मौजूदगी में ये इदारे इनसे छीन लिए गए, ये खामोश बैठे रहे। आज भी जब हम इनसे बात करते हैं कि आपके अफसरान करप्ट हैं, आपके अफसरान इदारे का रेवेन्यू हड़प कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। हुकूमत सिंध से हम बात करते हैं कि भाई आप इसको तब्दील करें। आपने 2013 के एक्ट के अंदर मेयर को पाबंद कर दिया है कि वो 16 ग्रेड से ऊपर के अफसर को हटा नहीं सकता, उसका तबादला नहीं कर सकता, उसकी तैनाती नहीं कर सकता, तो वो मामला को कैसे अच्छे चलाएगा? वो कहते हैं कि हम मेयर कराची को इख्तियारात नहीं दे सकते। मेयर कराची को इख्तियारात देने का मकसद है कि इदारे को तबाह करना। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत सिंध की अदम दिलचस्पी और कराची के साथ जो एक उनका सलूक उन्होंने किया हुआ MQM की वजह से इन दोनों की लड़ाई में ना MQM को नुकसान हो रहा है ना पीपल्स पार्टी का नुकसान, सिर्फ कायद का हो रहा है। आप कराची से हमारे साथ एक और इंतहाई अहम मामला है और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी का इज़हार किया है। जो मुआविन खुसूसी हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के बड़ी साहब, उनको हिदायत भी दी गई हैं। जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस मजदूर, इनकी फलाह के लिए और इनके मसाइल हल करने के लिए क्या कुछ कहा गया इमरान खान साहब ने? ऐसा देखिए, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और बिलखुसूस वो तबका जिसका जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, उसका पाकिस्तान की जो हमारे मौशी हालात हैं, हमारे जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, उससे हमें किसी हद तक प्रोटेक्ट रखने के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करते हैं, अगर उस मजदूर तबके की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन शामिल ना हो तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो लास्ट फिस्कल ईयर में $18 अरब रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमें IMF का बेल आउट पैकेज की लेना भी पड़ रहा है, डॉलर की कदर में भी इजाफा हो रहा है। अगर उस तबके की उस खून पसीने की कमाई उसमें शामिल ना हो, वो करंट अकाउंट डेफिसिट $30 अरब तक पहुंच सकता है। बड़ी कंट्रीब्यूशन है मजदूर तबके की बैरून मुल्क मुकीम। उसके अंदर अभी हम देखते हैं कि जो रवा माली साल का पहली समाई है, उसके अंदर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $5 अरब भेजे हैं, जिसके अंदर $5 अरब 40 करोड़ भेजे। इसके अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन मिडल ईस्ट और सऊदी अरब के अंदर मुकीम जो पाकिस्तानी है, जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो एक बड़ा उनके एक पाकिस्तानी मौशियत के अंदर और लीगल चैनल्स के जरिए रकूम भिजवाने का एक बड़ा सोर्स है। लेकिन उसके साथ साथ वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी एक अच्छी वजारत है, सालों से कायम है, लेकिन हर दौर के अंदर उस वजारत के अंदर वजारत हासिल की जाती है, ब्यूरोक्रेट्स मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, जिस मकसद के लिए वजारत कायम की गई है वो मकसद हम नहीं हासिल कर पाते। कोई उन मजदूरों के मसाइल हल करने को और उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए या उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई आसानी लाने के लिए कोई काम नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले का खुसूसी नोटिस लिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर इजलास बुलाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जाके एक बड़ी मुफस्सल ब्रीफिंग दी और वहाँ पर अब उनको एक बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं। इस इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, वो भी शरीक थे। एक कमेटी भी कायम की गई है, उसकी तफसील में भी हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये तय किया गया कि साबिक़ा अदवार के अंदर जो इस वजारत के अंदर और इससे मुतल्लिक़ जितने दीगर महकमा जाते हैं, जो करप्शन हुई उनके तमाम करप्शन के जो केसेस हैं वो नैब को भिजवाए जाए ताकि उनकी इंक्वायरी हो। दूसरा मामला ये था जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए एक शर्त है बनी हुई थी नादरा के नए कॉप की जो ID कार्ड होता है उसके लिए उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनकी मालूमात की कमी के बाइस और जो सिस्टम है हमारा कॉम्प्लिकेटेड, वो ये नए कॉप तैयार नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब ये असूली तौर के ऊपर गुज़श्ता रोज़ इस इजलास में तय किया गया है कि जो पाकिस्तान के बाहर लेबर है
जो लेबर कैटेगरी में शामिल होते हैं उसके लिए जो नाइकॉब की शर्त है वो ख़त्म कर दी जाए। इस सिलसिले के अंदर नादरा के साथ मिलकर नादरों को हिदायत की गई कि इसका प्लान तैयार करें, क्लासिफिकेशन हो कि ये वो तबका है जो मजदूरी के लिए बैरून मुल्क जाता है, उसके लिए नाइकॉब की शर्त खत्म हो जाए। उसके साथ दूसरा मामला था जो बैरून मुल्क से हवाला और हुंडी के जरिए रकम पाकिस्तान आती है, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो पाता। जिस तरीके से हमने बात की कि 5 अरब 40 करोड़ डॉलर जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान पाकिस्तान आए हैं, इसके अंदर ये वो रकम है जो लीगलाइज चैनल के जरिए बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल हुई। ये ज़र मुबादला की शक्ल में आती है जिसका हमें फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हवाला और हुंडी का पैरेलल काम मौजूद है, उसको ऊपर टाइट कंट्रोल करते जा रहे हैं लेकिन वो ख़त्म अभी नहीं कर पाए। उसके ख़त्म ना करने के नतीजे में इस तबके को बैरून मुल्क मुकीम बड़े बड़े नेटवर्क्स मौजूद होते हैं जो उनसे डॉलर की शक्ल में हो, यूएई के दरहम की शक्ल में हो, रियाल की शक्ल में जो भी रकम हो, वो रकम वहीं होल्ड करते हैं और पाकिस्तान में किसी और तीसरे शख्स के जरिए उतनी ही पाकिस्तानी रुपयों में रकम उनके किसी फैमिली के किसी शख्स को हवाले कर दी जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए भी एक खसूसी कमेटी कायम की गई जिसके अंदर नादरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA के अफसरान को शामिल किया गया है ताकि एक ऐसा हम लेजिटिमेट फ्रेमवर्क बना दें कि यह तबका जो जिसका ताल्लुक लेबर क्लास के साथ है, ये बैरून मुल्क सिस्टम की पेचीदगियों के बायस इसको जरूरत पेश ना आए कि बैरून मुल्क मुकीम एजेंटों के ये हाथ लगे और ये ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाने के लिए उन एजेंटों का सहारा लें, बल्कि सिस्टम इस क्लास के लिए इतना आसान हो कि उसके जरिए से ये अपनी रकूम पाकिस्तान मुंतकिल कर सकें। उसके साथ एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनमें कम्युनिटी वेलफेयर अताशीज अपॉइंट हैं, उनको स्पेसिफिकली उन्हें टास्क दिया जाए कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है, मजदूर है, उन्हें उस मुल्क के अंदर किसी जगह किसी कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर या कहीं पे उनकी हक तलफी हो रही है, उन्हें उजरत नहीं मिल पा रही, तो उस उनके वहाँ मामला निपटाने के लिए वहाँ पर वो लीगल काउंसिल की खुद खिदमात हासिल करने से कासिर हैं, उस मुल्क के वो कवानीन से वाकफियत नहीं रखते। लिहाजा ये जो हमारा कम्युनिटी वेलफेयर अताशी है वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इनके साथ वहाँ पर मुसलसल राब्ते में रहे। बैरून मुल्क मुकीम इस लेबर क्लास को और किसी किस्म की भी मुश्किलात का मुतलका मुल्क में उन्हें सामना हो, वो किसी किसी मुश्किल से दो चार हो, ये फ़ौरन वतन वापस लौटें। ये कम्युनिटी वेलफेयर अताशी उनके मसाइल सुनेंगे, उनकी फलाह बहबूद के काम करेंगे, उन्हें इलाज मुआवजे की क्या उस मुल्क के कानून के मुताबिक उन्हें तमाम तर वो सहूलियत जो एक लेबर क्लास को मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही, वो इस बात को इंश्योर करेगा। और दूसरा बड़ा मामला था, एक और इशू भी है कि हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जब हम ट्रैवल करते हैं, जब मिडल ईस्ट में या सऊदी अरब या किसी भी मुल्क के अंदर जो लेबर क्लास जब ट्रैवल कर रही होती है तो फैसल उन्हें एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, FIA की जाने से भी और बाकी उनकी जाने से भी। थोड़ा सा एजुकेशन का भी फुकदान होता है, सिस्टम से वो वाकफियत नहीं रखते, लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर स्पेशल काउंटर बनने चाहिए। वो लेबर क्लास जो मजदूरी की घर से बैरून मुल्क जा रही है और सिस्टम से वाकफियत भी नहीं रखती, उनको वाइज़ा तरीके के साथ आप फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें वहाँ पर रहनुमाई मिलनी चाहिए। उसके साथ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत से मामलात हैं मजदूरों की जिंदगियों से मुतल्लिक, बाज़ जगहों पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, इस हवाले से भी इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि इक्तिसादी अमूर डिवीज़न वजारत सनत और पैदावार, वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले जो वो सारे मामलात किए जाएंगे जो कि ILO के साथ रिलेट करें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन है, जो उसकी ज़ाब्ते हैं, उसको फुली इम्प्लीमेंट करवाएंगे इक्तिसादी अमूर डिवीज़न के जरिए से वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजारत। ये चंद अहम फैसले किए गए हैं, अगर इनको मनोन इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यकीनन बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों की जिंदगियों के अंदर काफ़ी आसानी आएंगी। एक सवाल पैदा हो गया है, परसों एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये आई है कि FIA को ये कहा जा रहा है कि एक मुल्क, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बहुत ताकतवर मुल्क है, वहाँ से 30,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। वो जो पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इनको लो, हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से ये डिमांड आई है उनको कि आप हमें इनके शनाख्ती कार्ड, इनके पासपोर्ट सब कुछ दें, अगर ये पाकिस्तानी हुए तो हम इन्हें कबूल करेंगे। और वहाँ से अभी इसमें डिले है और वो लोग जो हैं मुसीबत में हैं। 30,000 पाकिस्तानी एक ही मुल्क में हैं। अगर ये मामला FIA को बुलाकर पूछा जाए, अभी तक FIA के पास ये रिपोर्ट है लेकिन गवर्नमेंट उनको बुला के पूछ नहीं रही कि इनके सिलसिले में क्या करना है, तो क्या इसमें कोई इमरजेंसी इक़दाम उठाने की कोई इम्कान है? कोई इस तरह की अरेंजमेंट तो मेरे लिए में नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर ऐसा मामला है, 30 अफराद है जो यकीनी तौर पर 30,000 बहुत बड़ी तादाद है, तो यकीनी तौर पर इस मामले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे टेकअप करना चाहिए
और उसके अंदर जो भी पाकिस्तानी नेशनल है, यकीनी तौर पर एक प्रोसेस है, वज़ाब्ता वज़ारत खारजा के जरिए वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल होता है और वज़ारत खारजा वज़ारत दाखिला को अरसाल करती है और वज़ारत दाखिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उस मामले की वेरिफिकेशन करती है। वो वेरिफिकेशन मुकम्मल होनी चाहिए और उसके बाद जो पाकिस्तानी उसके अंदर वहाँ गिरफ्तार हैं, ये जिन्होंने बेदखल होना है, उसके अंदर जिनकी वेरिफिकेशन होती है, यकीनी तौर के ऊपर एज पर लॉ उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम होने चाहिए। ठीक, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतहाई अहसन इक़दाम और समंदर पर पाकिस्तानियों के मसाइल उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट ना करे या किसी और मीडिया के थ्रू ना पहुँचे तो अक्सर उनके मसाइल से हुक्मरान या वहाँ मौजूद सफारत खाने के लोग बेखबर ही रहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया होती साहब आपका, भट्टी साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।